गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 एंड दिस इज ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अभी हमने लेक्चर नंबर 1 में पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है दिस इज बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट मैनेजमेंट एंड दिस इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन। हमने उन दोनों के बारे में पूरा डिस्कशन किया था कि यहां पर आपके पास ये दोनों बेसिस पे ही पूरे सब्जेक्ट को वहां पर बनाया गया है। तो बैलेंस शीट को कैसे मैनेज करना है, कैसे एफिशिएंटली वहां पर अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, किस तरह से वहां पर आपको प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स करना है, उन फंड्स को लेके आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है और किस तरह से अपने डिविडेंड डिसीजन लेने हैं, किस तरह से रिटेंशन लेना है, किस तरह से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज को, लिक्विडिटी मैनेजमेंट को हमें फॉलो करना है, डेटर्स को कैसे मैनेज करना है, आपका कैश मैनेजमेंट कैसे होगा, स्टॉक मैनेजमेंट कैसे होगा। तो उन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी। दिस इज अंडर द बैलेंस शीट मैनेजमेंट। और साथ में वहां पर हमने वैल्यूएशन के बारे में बात की। और वैल्यूएशन क्या कह रहा है आपके पास कि वहां पर हमें जो भी आपके स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उन सब प्रोडक्ट्स की हमें वैल्यूएशन सीखनी है और वो वैल्यूएशन क्राइटेरिया यहां पर फॉलो होगा। ठीक है, तो वी वांट टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे एंड दिस इज एज पर आवर वैल्यूएशन। हमारी वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर आपके पास हमने वहां पर डिस्कस की थी कि ये जो पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है दिस इज बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो वी हैव फंडामेंटल एनालिसिस, वी हैव टेक्निकल एनालिसिस, उसके ऊपर हमने पूरा डिस्कशन किया था। तो पूरा इंट्रोडक्शन हमने कवर किया, पूरा सब्जेक्ट क्या है, कौन कौन से चैप्टर है, वहां पर कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, वहां पर हम कितना टाइम डिवोट करेंगे। साथ में आपके पास वहां पर मैंने पूरा पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया था, पूरा पेपर पैटर्न आपका क्या होगा और साथ में हम किस तरह से पूरा चीजें फॉलो करेंगे, किस तरह से चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग गाइस, जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है जल्दी से मुझे कंफर्म कर दे मेरी वॉइस आपको दिख रही है, मिल रही है, नहीं मिल रही है, और साथ में मेरी स्क्रीन आपको दिख पा रही है, नहीं दिख पा रही है। एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दे एंड देन वी विल स्टार्ट विद अवर लेक्चर। तो सबसे पहले लास्ट क्लास का एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं और फिर आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए सर, दिस इज इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैंने पहले ही बताया था व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दिस इज योर वेल्थ मैनेजमेंट। तो हमें वहां पर वेल्थ को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। जो भी हम डिसीजन लेंगे, जो भी हम यहां पर पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, जो भी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसका एक ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वी नीड टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पूरा वेल्थ को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हमें यहां पर आपके पास देख लीजिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो भी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, डिविडेंड डिसीजन है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, साथ में यहां पर दो चीजों पे पूरा फोकस है, दिस इज ऑन बैलेंस शीट मैनेजमेंट, दिस इज ऑन वैल्यूएशन। याद रखना, दिस इज ऑन बैलेंस शीट मैनेजमेंट, दिस इज ऑन वैल्यूएशन, उसके ऊपर पूरा फोकस है। तो बैलेंस शीट मैनेजमेंट में वी हैव फाइनेंसिंग डिसीजन, वी हैव इन्वेस्टिंग डिसीजन, वी हैव डिविडेंड डिसीजन एंड वी हैव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो जिसने कल की क्लास नहीं की है तो एक बार जल्दी से अपना क्विक रिवाइज कर सकता है, अदरवाइज क्लास तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ही। तो वी हैव फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये चारों चीजों पे हमारा पूरा फोकस रहेगा और यही आईसीआई का पूरा करिकुलम है। करिकुलम के अंदर भी यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी सर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहां से पैसा रेज करना है देख लीजिए, दिस इज हाउ मच टू रेस, कितना रेस करना है, कहां से पैसा रेस करना है, एंड डेप्ट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा। साथ में इन्वेस्टिंग डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट एंड दिस इज अबाउट द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। साथ में आपके पास डिविडेंड डिसीजन में आपके पास डिविडेंड पॉलिसी पूरा आ जाएगा कि किस तरह से वहां पर हम डिसाइड करते हैं कि कितना रिटेंशन करना है, कितना पे आउट करना है, वो सारी चीजें वहां पर डिसाइड होंगी। और साथ में वी हैव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, पूरा लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, कितना स्टॉक रखना है, कितने डेटर्स वहां पर, उनको कितनी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी कितनी देनी है, उनको 30 डेज का वहां पर पीरियड देना है, 40 डेज का कलेक्शन पीरियड देना है। तो वो सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। तो अगर आप आईटीसी में जाओगे, आप एचयूएल में जाओगे, तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो वहां पर इंटर्नशिप करने जाओगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस वो पूछेंगे। ठीक है, साथ में आपके पास की एरियाज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वही हमारे सारे टॉपिक्स थे। कैपिटल स्ट्रक्चर, दिस इज अबाउट डेप्ट एंड इक्विटी रेशियो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उनकी कॉस्ट कितनी है, साथ में लिवरेज, दिस इज अबाउट द रिस्क, डिविडेंड डिसीजन, वी हैव टू डिसाइड कि टोटल अर्निंग का कितना डिविडेंड देना है, कितना रिटेंशन करना है। साथ में
वी हैव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दिस इज अबाउट लिक्विडिटी मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस। तो इन सारी चीजों को कैसे कंबाइन करना है, कैसे देखना है, उनको कैसे एनालाइज करना है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सारी एनालिसिस हम करेंगे। दिस इज अंडर द रेशियो एनालिसिस। साथ में आपके पास वी हैव कैपिटल बजटिंग डिसीजन। समझ पा रहे हैं कौन से डिसीजन है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। वेयर टू इन्वेस्ट, कौन सी मशीन में इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो वहां पर देख लीजिए ये सारे डिसीजन आपको सीखने को मिलेंगे और ये सब डायरेक्टली आपको काम आएंगे जब आप फर्दर आगे मूव करेंगे अपने फाइनेंस के अंदर। तो वो पूरा ये आपके पास, दिस इज अबाउट द ब्लॉक बिल्डिंग, दिस इज अबाउट द पिलर। तो ये यहां पर ब्लॉक बिल्डिंग आपका होने वाला है और उस ब्लॉक बिल्डिंग के भरोसे आप देख लीजिए टॉप पे पहुंचेंगे। You have different sources of finance, internal sources and external sources. Internal sources is retained earning, external sources is this is your raise of equity shares, issue of equity shares, debentures, bonds, preference share capital, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू द रिटेन अर्निंग, फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू द रिटेन अर्निंग बिकॉज उसकी कॉस्ट हमेशा कम होगी। दिस इज विद द न्यू इक्विटी। इफ वी कंपेयर विद द न्यू इक्विटी तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी। ठीक है, साथ में यहां पर आपके पास वैल्यूएशन एंड फोरकास्टिंग था। तो दिस इज अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, वी आर एनालाइजिंग द पास्ट एंड फोरकास्टिंग द फ्यूचर। तो पास्ट को देख के उसके हिसाब से फ्यूचर को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। दिस इज योर फंडामेंटल एनालिसिस एंड दिस इज अबाउट वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन का सिंपल मतलब ही क्या है आपके पास, फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू करनी है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस है, पूरा वैल्यूएशन प्रोसेस है, वैल्यूएशन मेथोलॉजी है। वी नीड टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे। ठीक है, तो कल का पूरा रिवीजन हमारा चल रहा है, देख लीजिए। जिसके भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज यहां पर मुझे चैट बॉक्स में फटाफट लिख दे, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी कॉन्सेप्ट, तो फिर हम आगे वहां पर मूव करेंगे। ठीक है, साथ में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर मेरी वैल्यूएशन है 100, मार्केट में प्राइस चल रहा है 120, तो दिस इज ओवर प्राइस्ड। अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है 70 तो दिस इज अंडर वैल्यूड, और मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 तो दिस इज करेक्टली वैल्यूड। तो अगर ओवर वैल्यूड है तो सेल करेंगे, अंडर वैल्यूड है तो बाय करेंगे, और वहां पर इक्वल है तो दिस इज करेक्टली वैल्यूड, बाय ऑब्लिक सेल। टेक्निकल एनालिसिस में यही काम हम किस पे करने वाले हैं, चार्ट्स पे। यही काम हम किस पे करने वाले हैं, चार्ट्स पे करने वाले हैं। तो चार्ट्स पे हम देखेंगे कि वहां पर आपका पास्ट ट्रेंड क्या है और उसके हिसाब से फ्यूचर की डायरेक्शन क्या है, फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में वहां पर बात करेंगे, फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में देखेंगे। तो यहां पर जो डिसीजन है, दिस इज अबाउट टाइमिंग डिसीजन, कब बाय करें कब सेल करें। दिस इज अबाउट टाइम, दिस इज अबाउट द टाइम, व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल, दिस इज योर टाइमिंग डिसीजन। और अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूं तो दिस इज अबाउट प्राइसिंग डिसीजन। वो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्राइसिंग डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे सर, आगे देखिए सर। पूरा मैंने आपको बताया था कौन कौन से टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ क्लासेस, और वहां पर व्हाट इज द वेटेज। पूरा वेटेज आपका क्या होगा, तो 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, जो एग्जाम 60 मार्क्स का बन के आता है, 10 मार्क्स का आपके पास ऑप्शन होता है, और उसको हमें पूरा वहां पर डिसीजन लेने होते हैं कि किस तरह से हमें वहां पर एग्जीक्यूट करना है। तो आप मान के चलो जो आपके 5 छोटे टॉपिक्स हैं, डिविडेंड डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, रेशियो एनालिसिस, ये 5+ मार्क्स का मान के चलो, और 2 चैप्टर आपके पास हैं, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये 10+ मार्क्स के मान के चलो। तो 25, 35, 45 और आपके पास थ्योरी है, 10 मार्क्स की थ्योरी है। तो आपके पास इस तरह से पूरा सिंपल वेटेज है। ठीक है, तो 2 बड़े टॉपिक्स हैं जो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग, जहां से आपके पास 10+ मार्क्स का वहां पर आराम से आ सकता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली यू विल अचीव 45+। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, वहां पर ये टॉपिक्स को छोड़ के चले जाते हैं, या कम करते हैं, या इनसे डरते हैं। तो वो डरने से कुछ चलेगा नहीं। अगर आप ये दोनों टॉपिक करके जाओगे तो ऑटोमेटिकली 45+ आपका आने वाला है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। साथ में मैंने पूरा पैटर्न आपको बताया था कि कंपलसरी में आपके पास 15 मार्क्स का एमसीक्यू केस स्टडीज हैं आपके पास। तो 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स, और फिर आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, और फिर 1 क्वेश्चन आएगा। तो 8 क्वेश्चन आपको यहां पर करने होंगे। 10 मार्क्स की थ्योरी होगी और बाकी का आपके पास डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटा आपको बताया था 8 एमसीक्यू और 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 90 मिनट्स के अंदर। तो इट नीड्स टाइम मैनेजमेंट, इट नीड्स स्पीड। ठीक है, 2 चीजों पे आपको बहुत अच्छा फोकस करना पड़ेगा और तब जाके आप ये सब कर पाओगे। तो ये आपका देख लीजिए, कल की क्लास का मैंने पूरा आपको रिवीजन करा दिया। यहां पर जो पूरा फोकस है
दिस इज ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दिस इज ऑन प्रैक्टिकल लिंकेज, प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, 100% कवरेज होगा आपका। दिस इज अबाउट क्वेश्चंस, दिस इज अबाउट कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आपके पास पूरा 100% कॉन्सेप्ट आपको दिखने वाला है, 100% क्वेश्चन, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपका कवर होगा, जिसमें आरटीपी, एमटीपी, अब की बार के 2-3 क्वेश्चन तो एमटीपी से आए हैं, आरटीपी एमटीपी से आए हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूं, लास्ट जो 3 आपकी एमटीपी आरटीपी थी वो हर चीज यहां पर हमने कवर की है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस भी आपको कंबाइंड होके मिलेंगे सारे, तो मतलब आपकी क्लास में ही सारा सब कुछ होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नया आता है इंस्टीट्यूट का तो आपको यूट्यूब पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे लास्ट अटेम्प्ट के आप कोई भी एमटीपी आरटीपी कुछ भी करना चाहते हैं, आईसीआई केस सिनेरियो करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है सारी वीडियोस, आप वहां पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपके पास देख लीजिए क्वेश्चन बैंक, कॉन्सेप्ट बुक आपको मिलेगा ही, साथ में सॉल्यूशन बुक आपको मिलेगा, आईसीआई का केस स्टडीज कंपाइलेशन पूरा आपको मिलेगा। जो ई बुक लेंगे उनको ई बुक में मिलेगा, और जो वहां पर हार्ड कॉपी करेंगे ऑर्डर तो हार्ड कॉपी में मिल जाएगा, ठीक है। एंड दीज आर आवर सोशल मीडिया, जो भी हमारा सोशल मीडिया के आपके देख लीजिए डिफरेंट चैनल्स हैं, तो उन सारे चैनल्स का देख लीजिए, आप कोई भी वहां पर ज्वाइन करके हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं तो आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन जरूर आप अपना बनाओ, लिंक्डइन बनाने से आपको बेनिफिट होगा आपके आर्टिकलशिप्स में, और फिर जब सीए बनने के बाद तो वहां पर डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स होंगे। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे हमारे सारे जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे वहां पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कॉल पे फोन पे बात करनी है तो 8 to 9 में मैं आपके पास अवेलेबल होऊंगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप कॉल करना, जब भी आपको करना है तो व्हाट्सअप कॉल ही आप करें मेरे पास, अगर आपको मेरे से बात करनी है, ठीक है। तो क्योंकि फोन मेरे पास नहीं रहता है, सिर्फ व्हाट्सअप मेरे पास रहता है, तो आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं फॉर योर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। उसके अलावा इंस्टा है, जो भी नई भी चीजें आ रही हैं, नई चीजें आपके पास आ रही हैं, तो वो सब आपको इंस्टा पे मिल जाएगा सर, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक। नाउ द सेकेंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूरा हम लिंक करेंगे। और सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसका वेटेज है, कम से कम एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, 2 क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं 5+ मार्क्स। तो आपको दिखेगा 5 टॉपिक आपके 5+ वाले हैं, और इनको आप अच्छे से करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपके कंफर्मेशन होता जाएगा, हर टॉपिक आपका कंफर्म होता जाएगा, ठीक है। करना क्या है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, डेली आप क्लास करो और साथ में डेली का रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो 2 घंटे के करीब की आपकी क्लास होगी, और साथ में आप आधा पौना घंटा भी लगा लोगे रिवीजन में, तो आराम से सर 3 घंटे अगर डेली दे दोगे एफएम को, तो उस केस में आपका 1 महीने में एफएम तैयार। उसके साथ आप अपना एसएम भी करते रहो, साथ में अपने ऑडिट को डेली बेसिस पे पढ़ें, ऑडिट को डेली बेसिस पे पढ़ें, ऑडिट आपको किसी भी एग्जाम में फंसा देगा, तो इसलिए उसकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की आप करना। और साथ में कॉस्टिंग तो है ही आपके पास, वो तो पूरा प्रैक्टिकल है, मैथमेटिक्स है, आप मैथमेटिक्स करो वहां पर और आराम से आपको नंबर मिलेंगे सर, ठीक है। तो देखिए सर, फर्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर जितने भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, याद रखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, इट डायरेक्टली यूज्ड इन योर लिवरेजेस, it is directly used in your capital structure, it directly used in your dividend decision, it directly used in your capital budgeting। मतलब हर टॉपिक में कहीं ना कहीं इसका यूसेज आपको दिखता ही रहेगा, ठीक है। तो टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। क्वेश्चंस यहां पर हम आज करेंगे, तो आज जो पूरा फोकस रहेगा, दिस इज ऑन इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स। आज हम पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में यहां पर पूरी बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। दिस इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, तो आपको समझ में आएगा भाई। डीपली समझना पड़ेगा, जो भी कॉन्सेप्ट आप समझें, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ें, उसको डीपली पढ़ें, डीपली एनालाइज करें, और फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चीज मैं बहुत क्लियर आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोग एफएम को सोचते हैं दिस इज द फॉर्मूला गेम, ठीक है, आप फॉर्मूला रटो। कुछ लोग तो मैंने देखा है फॉर्मूला रटाने के लिए क्लास लेते हैं, ठीक है, कि आज चलो बच्चों सारे फॉर्मूले रटेंगे। तो ये बात आप समझ लो सर, अगर आप फॉर्मूला रटने के लिए क्लासेस कर रहे हैं तो आप फंसने वाले हो। मैं आपको पहले बता रहा हूं,
आप वहां पर एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं दे सकते अगर आप फॉर्मूला रट के जा रहे हैं। बट अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, आप उसके लिंकेज को समझ पा रहे हैं, उसके बेस को समझ पा रहे हैं, तो आप कभी भी उसको रिकॉल कर सकते हैं। आपको कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने स्पेशली देखा है बहुत सारे लोग, दे आर रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला रट लो भाई, रटने फॉर्मूला रटने की क्लास होने वाली है यूट्यूब पे, ठीक है। तो दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर जो आप करने वाले। क्यों? फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो खाली ये एफएम में नहीं मिलेगा। आप यहां पर जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो डायरेक्टली आपको अकाउंट्स में काम आएंगे। समझ पा रहे हैं? आपके कॉस्टिंग में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो आपको कॉन्सेप्चुअल जानना है, और फिर जो भी यहां सीखोगे डायरेक्टली आपके सीए फाइनल में काम आएगा, सीएफए में आपके काम आएगा, एमबीए फाइनेंस में आपके काम आएगा। कोई भी आप फाइनेंस का कोर्स करोगे, एनआईएसएम के सर्टिफिकेशंस करोगे, डायरेक्टली आपको काम आएगा, डायरेक्टली आपको काम आने वाला है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लो। दिस इज नॉट अबाउट 50 मार्क्स, दिस इज अबाउट योर लाइफ। याद रखना, फाइनेंस आपकी लाइफ है, और ये आपको खुद भी रियलाइज हो जाएगा कि मरते दम तक फाइनेंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको काम आने वाला है। वो डे टू डे बेसिस में आप इनके कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो आप डे टू डे एक्टिविटीज हो, चाहे आपके बिजनेस हो, चाहे आपका स्टार्टअप हो। तो हर जगह आपका ये फाइनेंस आपको काम आने वाला है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर बेस आपका बन गया ना एक बार, फिर गेम बनने वाला है। याद रखना, एक बार बेस बन गया, फिर उसके बाद कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ये आपको दिख जाएगा सर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताइए सर। चलें सर आगे। तो ठीक है हर्ष, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप रिजल्ट की टेंशन ना लो, आगे की टेंशन लो सर। अगर आप रिजल्ट की टेंशन ले रहे हो तो मैंने एक पूरा सेशन लिया था कि व्हाट टू डू आफ्टर द एग्जाम्स। तो वो सेशन को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हर्ष आप घबराओ नहीं, रिजल्ट आने ही वाला है, जून के एंड में रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए रिजल्ट को लेके आप अपने आपको परेशान ना करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, और जितनी आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओगे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है हर्ष। तो एक मैंने वीडियो डाला था, आप कहोगे तो वो मैं टैग कर दूंगा। तो एक वीडियो बनाया था मैंने, दिस इज व्हाट आफ्टर द एग्जाम्स, ठीक है। एग्जाम्स के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो वो एक पूरा मैंने आधा पौना घंटे का एक वीडियो बनाया था। एंड दिस इज ए वेरी गुड वीडियो। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैरियर में क्या करना है, ठीक है। तो आप घबराओ मत, पढ़ो आराम से, अच्छे से वहां पर अपना टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट जो आपको यहां पर देख लीजिए टॉप पे ले जा सकता है, ठीक है। चलें सर। तो देखिए सर, दिस इज द इंट्रोडक्शन प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लास है पूरी। दिस इज ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको वो क्लैरिटीज भी मिलेंगी कि भाई किस तरह से पूरे कॉन्सेप्ट को हम लेके जाते हैं और उसको कैसे हम उसकी एप्लीकेशंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिस इज द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा तो स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ओनली, और क्योंकि पूरा गेम ही बैलेंस शीट पे सेट है सर। क्लियर है सर? यहां तक कोई डाउट? किसी को कोई भी पॉइंट पूछना चाहते हैं तो पूछिए सर। तो देखिए सर, बैलेंस शीट में वी हैव लाइबिलिटी साइड, वी हैव लाइबिलिटी साइड एंड वी हैव एसेट साइड। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही स्टार्टिंग में क्यों कर रहे हैं? हमें जितने भी हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जिससे मैं पैसा ले सकता हूं, तो मुझे उसकी कॉस्ट निकालनी चाहिए, आनी चाहिए। और जब हम कॉस्ट निकाल लेंगे तो वी हैव टू एनालाइज कि मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, और मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूं उससे रिटर्न कितनी आएगी, एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक द डिसीजन, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्यों रखा? बिकॉज वी वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ एवरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वी हैव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देख लीजिए, हमारे यहां पर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। तो हमने उसको क्या नाम दिया था? फाइनेंसिंग डिसीजन। तो मैं यहां पर देखूंगा मेरे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, वी हैव डिबेंचर्स, वी हैव लॉन्ग टर्म लोन्स,
ये सारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं. वी हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ क्या है, वी हैव सम रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. ये भी तो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये भी तो हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है. तो ध्यान रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. मुझे क्या जानना है यहां पर, इस पूरे चैप्टर में आपको क्या समझना है? वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एवरी सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, केडी बोलते हैं उसको, केई बोलते हैं. We want to calculate the cost of long-term debt. We want to calculate the cost of preference, KP calculate करना है. And we want to calculate the cost of retained earnings. समझ पा रहे हैं? तो मुझे जितने भी sources of finance हैं, मुझे उन सब की क्या निकालना है यहाँ पर, कॉस्ट निकालना है कि मेरे लिए कितनी कॉस्ट होगी, मेरे लिए कितनी लैंडेड कॉस्ट होगी, एंड अकॉर्डिंगली ये मेरे डिसीजन मेकिंग में काम आने वाला है. ठीक है, तो पहली चीज मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल, उनकी मुझे क्या कैलकुलेट करनी है. वी वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस, वी वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स. ये सारी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. टेक्निकली मुझे ये याद रखना, दिस इज ऑल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, दिस इज ऑलवेज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहां पर हम जिसकी भी बात कर रहे हैं वो कौन है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. तो यहां पर हम जो भी बात करने आए हैं, दिस इज ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का देख लीजिए, वहां पर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. इक्विटी भी लॉन्ग टर्म के लिए है, डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स भी लॉन्ग टर्म के लिए हैं, प्रेफरेंस भी लॉन्ग टर्म के लिए, और रिटेन अर्निंग्स तो है ही लॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है, तो वी वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ठीक है, तो हम उनकी सबकी क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, और फाइनली क्या निकालेंगे, केओ और द वैक. फाइनली क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल और द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो दिस इज द टारगेट, जो इस चैप्टर का टारगेट है. तो हाउ टू कैलकुलेट द वैक, वैक इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है. ठीक है, क्यों मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे उसके बेस पे बहुत सारी इवैल्यूएशन करना है. तो मैं अपनी कॉस्ट को कंपेयर करूंगा रिटर्न से, एंड देखूंगा कि मेरी कॉस्ट कितनी है, रिटर्न्स कितनी है, अकॉर्डिंगली क्या मुझे नेट में बेनिफिट होंगे या नहीं होंगे. तो उसके लिए मैं पहले कॉस्ट तो कैलकुलेट करूं ना. और कोई भी दुनिया में कोई भी बिजनेस करे, फर्स्ट दे कैन कैलकुलेट द कॉस्ट. ठीक है, तो यहां पर इस चैप्टर में आप बहुत इजीली ये सीखने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट निकालते हैं, और उसी के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है. और फाइनली वी वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल. तो पूरी जो ओवरऑल कैपिटल है उसकी हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है. तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी. क्यों वेट, देखना पड़ेगा ना, इक्विटी में कितना पैसा है, डिबेंचर से कितना पैसा लिया है, प्रेफरेंस से कितना पैसा लिया है. तो वी वांट टू कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस. ठीक है, उसका कितना प्रपोर्शन है पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, वेट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, वेट ऑफ रिटेन अर्निंग्स. ठीक है, तो जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उनकी कॉस्ट निकालेंगे और उनके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो वेट्स क्या होंगे, व्हाट इज वेट ऑफ इक्विटी, कितना इक्विटी से पैसा लिया है. तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का कितना वैल्यू है. तो अगर 100 करोड़ का फंड लिया है आपने और इक्विटी से हमने 40 करोड़ लिए हैं, तो व्हाट इज द प्रोपोर्शन, 40%. 40% इज द प्रोपोर्शन. तो दिस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. Total capital employed. On the same way, we will calculate the weight of debt. So value of debt divided by total capital structure, or the total capital employed, or the total
कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, तो याद रखना दिस इज ऑलवेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, याद रखना दिस इज ऑलवेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए कैलकुलेट होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले यहां पर नहीं आएंगे, वो शॉर्ट टर्म वाले सब आते हैं दिस इज इन योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, वी आर ओनली कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, उनकी कॉस्ट निकालना चाहते हैं, ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द वैक, वैक बोलते हैं इसको, KO कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वेट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, वेट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, वेट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, क्लैरिटी है सर? तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर? ये सब कैलकुलेट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव, पहली बात, मैं देखना चाहूंगा कि मेरी रिटर्न कितनी है और मेरी कॉस्ट कितनी है। इफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट, इफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तो मैं वहां पर क्या कर लूंगा, प्रोजेक्ट लगा लूंगा। ठीक है, तो मुझे पता है प्रोजेक्ट से रिटर्न ज्यादा आएगी, मेरी कॉस्ट कम है, तभी तो मुझे प्रॉफिट होंगे। तो वी नीड टू कंपेयर वैक और KO विद द रिटर्न। तो वी वांट टू कंपेयर द वैक विद द रिटर्न। ठीक है, और क्या ऑब्जेक्टिव है यहां पर आपके पास? तो जब आप कैपिटल बजटिंग का पढ़ोगे सर, आप क्या पढ़ोगे? कैपिटल बजटिंग। प्लीज फोकस करें सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कैपिटल बजटिंग पढ़ोगे, कैपिटल बजटिंग क्या बताया था आपको? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां पर पैसा इन्वेस्ट करें, और उसके लिए वी वांट टू कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एनपीवी। एनपीवी का मतलब क्या बताया था? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं किया प्लीज जरूर पढ़ें, उससे पूरा आपका माइंड सेटअप हो जाएगा कि भाई इस सब्जेक्ट में क्या है, व्हाट इज इन द सब्जेक्ट, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। वी वांट टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? एनपीवी कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, उन सबकी मुझे क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू करनी है। उन सबकी क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? एक डिस्काउंट रेट। वो पता डिस्काउंट रेट क्या है? वो वैक ही है सर, वो वैक ही है। तो व्हाट इज द मेजर यूज और द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? दिस इज यूज एज ए डिस्काउंट रेट टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अपने प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए वी नीड ए डिस्काउंट रेट, मुझे एक डिस्काउंट रेट चाहिए, और वो डिस्काउंट रेट पता टेक्निकली क्या है? वैक है। वो डिस्काउंट रेट का नाम क्या है? वैक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये क्लैरिटी से आप समझ लो सर बहुत अच्छे से कि यहां पर जो डिस्काउंट रेट हम यूज करने वाले हैं, दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख लो टू इवैल्यूएट द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। टू इवैल्यूएट द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। समझ आया ना सर? तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? एवरीवन वांट्स टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। पूरे इन्वेस्टमेंट के अंदर यही होता है। जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कोई भी बिजनेस चलाते हैं, कोई भी स्टार्टअप चलाते हैं, तो व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव? टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न। जिससे क्या होगा? टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ। टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ, या टेक्निकली बोले मैक्सिमाइज द एमपीएस। वी वांट टू मैक्सिमाइज द एमपीएस। तो हम यहां पर क्या करना चाहते हैं? अपने एमपीएस को क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइज द शेयर प्राइस। हम शेयर प्राइस को क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमाइज करना चाहते हैं।
ठीक है, तो उसके लिए मुझे कॉस्ट पता होगी तभी तो मैं उसको कम करूंगा। ठीक है, तो अपनी रिटर्न्स को क्या करूंगा, मैक्सिमाइज करूंगा, और उससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमाइज। एंड दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वी नीड टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, क्लैरिटी है सर, पूरे थॉट्स में क्लैरिटी है, बहुत अच्छे से हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, साथ में वैक क्या कर रहा है, इट कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको 3 फैक्टर से आ रहा है। फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन, सेकंड वन इज रिटर्न, एंड थर्ड वन इज रिस्क प्रीमियम्स। तीन चीजों से मिलके टाइम वैल्यू ऑफ मनी बनी है, इन्फ्लेशन, रिटर्न एंड रिस्क प्रीमियम। तो इन्फ्लेशन इंडिया में मान लो 5% है, आप कितनी रिटर्न चाहते हैं, 4%, और रिस्क आप ले रहे हैं तो मान लो 2%, तो आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी कितनी होगी, 11% होगी। तो वैक भी बेसिकली वहां पर आपकी क्या कैलकुलेट कर रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ही कैलकुलेट कर रहा है। वैक इज योर टेक्निकली एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपकी वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ही है। ठीक है, तो आप कम से कम कितना कमाना चाहोगे, जितनी आपकी वैक है। ठीक है, तो वैक क्या कंसिडर कर रहा है, सारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फैक्टर्स को कंसिडर कर रहा है। दे आर कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन, दे आर कंसिडरिंग द रिटर्न, एंड दे आर कंसिडरिंग द रिस्क प्रीमियम। तो आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी 3 फैक्टर से मिलकर बनी है, 3 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन, सेकंड वन इज रिटर्न, एंड द थर्ड वन इज योर रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो हम तीनों फैक्टर्स को मिलाएंगे एंड यू विल गेट योर, देख लीजिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और वही आपकी क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है। आपको कम से कम क्या चाहिए, देख लीजिए, यही तो चाहिए जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है आपकी। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली आपकी जो परचेसिंग पावर फॉल हो रही है, जो भी आपके पास, देख लीजिए, दिस इज वी नीड कंपनसेशन फॉर द फॉल इन परचेसिंग पावर, वी नीड कंपनसेशन फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, वी नीड द कंपनसेशन फॉर टेकिंग द रिस्क। और वो तीनों फैक्टर को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, वैक बनेगा। वो आपको दिखेगा जब हम उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। जब हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे, वी आर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, रिटर्न एंड रिस्क प्रीमियम। जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो वी आर कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन, रिटर्न एंड रिस्क प्रीमियम। ये तीनों फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे। जब हम केपी निकालेंगे तो इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। जब वहां पर केआर निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालेंगे, तो इन तीनों फैक्टर को कंसिडर करेंगे। टेक्निकली जब आप केओ निकालोगे तो वी आर कंसिडरिंग ऑल द 3 फैक्टर्स। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बनी है, देख लीजिए, जो वैक बना है, दिस इज फ्रॉम द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझ पा रहे हैं, इसी से वैक बनाए, इसी से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाए। दिस इज द प्योर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द कैलकुलेशंस। ये सारे जो कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं, दिस इज योर, देख लीजिए, दिस इज योर, देख लीजिए, दिस इज द मेन कंसर्न कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कैलकुलेशंस में, तो जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करते हैं तो वी नीड ए रेट, मुझे एक रेट चाहिए ना। तो आपके जब भी कोई इवैल्यूएशन होगा तो आप क्या कहते हैं, एक रेट तो बताओ भाई, 5%, 6%। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यू आर लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट रेट। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यू आर लुकिंग फॉर द बोरिंग रेट। तो वो सब रेट किससे मिलके बने हुए हैं, दिस इज फ्रॉम द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो ये आपके पास 4 फैक्टर्स हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम वहां पर हमें बता रहे हैं कि वाई वी आर कैलकुलेटिंग द वैक। तो वी नीड टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, मिनिमाइज द कॉस्ट, दिस इज फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड वी वांट टू कंपेयर द रिटर्न विद द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्लैरिटी है सर, देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लैरिटी है। तो मैंने आपको यही बता दिया, देख लीजिए, तो क्या क्या यूजेस हैं इसके, बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में काम आ रहा है। जब आप वहां पर करेंगे अपना क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी आप करेंगे डेटर्स मैनेजमेंट में, तो वहां पर भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वैक इज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद रखना, वैक इज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो लिख लो सर यहां पर, दिस इज डिजाइनिंग द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी।
तो जब आप डेटर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर क्या बनाएंगे, क्रेडिट पॉलिसी। अभी 30 दिन का वहां पर उधार देना है, किसी को 50 दिन का देना है, किसी को 70 दिन का देना है, तो हाउ वी कैन इवेल्युएट द क्रेडिट पॉलिसी एंड वी आर यूजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ध्यान रखना जो भी हम इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, जहां पर भी कोई भी रेट की जरूरत पड़ेगी, उस रेट का नाम प्रैक्टिकली क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जो मेरी कॉस्ट होगी ना, वही मेरी क्या होगी, एक्सपेक्टेशन होगी भाई, कम से कम इतना तो चाहिए। अगर आपकी कॉस्ट 10% है तो आप कहोगे भाई कम से कम 10% तो कमाना ही है, ब्रेक इवन आने के लिए कितना कमाना है, 10%। तो दिस इज अवर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं, डिजायर रेट ऑफ रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट। समझ पा रहे हैं, इसी वैक के दुनिया में बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नामों से इसको लिया जाता है। एंड यही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर आपके पास डिफरेंट आपके पास नेम्स हैं इसी चीज के लिए। ठीक है, तो लिख लो सर, इसके डिफरेंट नेम्स क्या हो सकते हैं, वैक के डिफरेंट नेम्स क्या हो सकते हैं। विया डिस्काउंट रेट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्काउंट रेट लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर कट ऑफ रेट। होता ना कट ऑफ, तो आजकल काफी रिजल्ट आ रहे हैं, तो कट ऑफ का मतलब क्या है भाई, कम से कम इतना चाहिए। तो जब तक आप उसको कैलकुलेट नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कम से कम कितना चाहिए। ठीक है, तो एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अवर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज अवर वैक। ठीक है, क्लियर है सर, कोई दिक्कत। इसके बहुत सारे नाम है, वी हैव वैक, वैक तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा आपके पास मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, डिजायर रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये सब इसके नाम है। ठीक है, डिस्काउंट रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कट ऑफ रेट, वैक, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, डिजायर रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, कैपिटलाइजेशन रेट, और क्या बोलते हैं इसको, हर्डल रेट। हर्डल क्यों बोल रहे हैं भाई, इसको पार करना है, इसको पार करना है। अगर आपका वैक 9% है, इफ योर वैक इज 9%, तो आपको आपको कम से कम 9% को पार करना है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट हर्डल रेट। हर्डल में ये तो करते हैं हम, वहां पर उसको जंप करते हैं, जो भी हर्डल्स है उनको क्या करते हैं, जंप करते हैं। तो वैक इज अवर हर्डल, समझ पा रहे हैं, वैक इज अवर हर्डल। ठीक है, क्लैरिटी है सर, देख लीजिए कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपके साथ कवर कर रहा हूं सर। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है, डिफरेंट जितने भी हमारे कॉस्ट हैं, जितने भी हमारे सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैं, उनकी क्या कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो नोट्स आप बनाते जाओ, अदरवाइज बोर्ड नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे, जो गूगल ड्राइव आएगी उसमें आपको सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे सर। ठीक है, तो आप लेकिन खुद भी बनाते जाओ, खुद भी आप पढ़ते जाओ सर, ये बात ध्यान रखना, खुद भी आप करते जाओ, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है सर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपके पास वी हैव कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वी हैव कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, केपी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के, एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, के आर। तो हमें इन चारों चीजों की पहले कैलकुलेशन सीखनी है, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, फिर फाइनली इन चारों की जब कैलकुलेशंस हो जाएंगी तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वैक। मुझे फाइनली क्या कैलकुलेट करना होगा, वैक कैलकुलेट करना होगा। एंड व्हाट इज योर वैक, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वेट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, वेट ऑफ प्रेफरेंस,
कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, वेट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। दिस इज द फाइनल आउटपुट जो हमें इस चैप्टर में चाहिएगा सर। ठीक है, तो कोई भी फाइनल आउटपुट वहां पर आपको यही आपको फाइनली चाहिएगा। हर टॉपिक में आपको यही करना होगा, हर क्वेश्चन में आपको वैक ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और वेट मैंने बताई दिए, what is the proportion of equity in the total capital structure, what is the proportion of debt into the capital structure, what is the proportion of retained earning into the capital structure, what is the proportion of preference shares into the capital structure। तो these are the weights। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट है, we will discuss about the weights, तो वो पूरा हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए पहला जो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, द फर्स्ट वन इज योर कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, तो पहली बात ये समझ लो कि यहां पर कॉस्ट ऑफ डेप्ट में कौन कौन से सोर्सेज आ जाएंगे, कौन कौन से सोर्सेज आ जाएंगे। डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, सिंपली टर्म्स में अगर बात करें फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, इनको क्या बोलते हैं मार्केट में, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज सर। ठीक है, तो मार्केट में इसको क्या बोलते हैं, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। तो जिन भी सिक्योरिटीज का फीचर फिक्स इनकम है ना, फिक्स रेट मिलता है ना, यहां पर क्या मिलता है, फिक्स रेट। तो उनका कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो अगर मुझे डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालनी है, लॉन्ग टर्म लोन्स की कॉस्ट निकालनी है, वहां पर आपके पास बॉन्ड्स की कॉस्ट निकालनी है, तो उस केस में ये सारे कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो होंगे। ठीक है, तो याद रखना नाम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या देखना उसका फीचर, और उसका फीचर क्या होना चाहिए, फिक्स इनकम सिक्योरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको 10%, 12%, 9% आपको फिक्स इनकम दे रहा है, तो उनका यहां पर कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगा, पूरा वैल्यूएशन यहां पर इसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहां पर भले ही वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, आपको दिखेगा वी विल टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पर आपको कॉस्ट के साथ वैल्यूएशन भी आएगा, वो आपको धीरे धीरे दिखता जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें आपके आ जाएंगी, तो हम कॉस्ट भी निकालेंगे और हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, वहां पर आपके पास उनकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बॉन्ड्स है तो उनकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वो सब कहां पर सीखने वाले हैं, इसी टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत क्लैरिटी से समझना पड़ेगा एक एक कॉन्सेप्ट को, और अगर आपने एक बार समझ लिया फिर उसके बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, देयर इज नो फॉर्मूला एट ऑल, वो आपको समझ में भी आ जाएगा सर। ठीक है, चलें आगे सर। तो यहां पर आपके पास देख लीजिए फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, तो आपको वो क्या देते हैं, फिक्स रेट देते हैं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इज 12%। तो अगर आपके बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो कंपनी के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, 12% ही। बट जो इंटरेस्ट है ना वो कहां जा रहा है, पीएनडल में जा रहा है। वो कहां पर जा रहा है, पीएनडल में जा रहा है। तो पीएनडल में जा रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, उससे आपकी टैक्स की सेविंग हो रही है। तो व्हाट इज योर नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट में से क्या माइनस कर देंगे, टैक्स सेविंग माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट योर नेट कॉस्ट, आपकी क्या निकल के आ जाएगी, नेट कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ डेप्ट इन सिंपल टर्म्स, सिंपल टर्म्स। अभी मैं कोई फीचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूं। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट में से क्या माइनस कर देंगे, टैक्स सेविंग माइनस कर देंगे, तो उसको नेट ऑफ टैक्स बना देंगे, तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ जाएगी। तो सिंपल टर्म्स में बात करें तो दिस इज इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, दिस इज इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% and tax rate is 30%, तो what is your cost of debt, what is your cost of debt, 10% net of tax, तो कितनी होगी 7%। चेक कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आप उसको एनालिटिकली देखेंगे तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है, उसके बाद आपको कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी सर। ठीक है, आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है सर।
तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये पता कहाँ जा रहा है? P&L में। तो सब लोग अकाउंट्स पढ़ के आए ना, ठीक है, बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब 11 से पढ़ रहे हैं। तो इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? P&L में जा रहा है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है। आपका जो टैक्स है ना, वो क्या जा रहा है? कम जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर प्रॉफिट्स कम आएंगे, प्रॉफिट्स कम आएंगे तो टैक्स क्या आएगा? कम आएगा। और टैक्स कम होगा तो देख लीजिए आपको क्या हो रही है? टैक्स की सेविंग्स हो रही है। और टैक्स की सेविंग हमारे लिए क्या है? इनफ्लो है। याद रखना, दिस इज ऑलवेज इनफ्लो फॉर अस। तो मेरे लिए नेट कॉस्ट क्या होगी? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। क्लियर है सर? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो देखिए सर, सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो भी आपकी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हैं या बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो उनके फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। क्लैरिटी है जो भी लोग साथ में हैं? क्लैरिटी है सर सबको? तो यहां पर हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, और फीचर्स में सबसे पहले यहां पर समझना पड़ेगा कि यहां पर आपके पास एक एग्रीमेंट बन रहा है। किसके बीच में? कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एक एग्रीमेंट। और उसका लीगल नेम क्या है? बॉन्ड इंडेंचर। द लीगल नेम इज बॉन्ड इंडेंचर। तो एक डॉक्यूमेंट बन रहा है जहां पे सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, टेन्योर कितना होगा, आपके पास रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी, कितना प्रीमियम पे होगा, एवरीथिंग व्हाट इज दे वांट टू टेल टू द इन्वेस्टर, वो सब कुछ कहाँ लिखा होगा? इस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, इस एग्रीमेंट में लिखा होगा। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? बॉन्ड इंडेंचर। उस एग्रीमेंट का नाम आपके पास क्या है? बॉन्ड इंडेंचर्स हैं। और वहां पर क्या लिखी होंगी? टर्म्स एंड कंडीशंस। तो दीज आर लीगल वर्ड्स, याद रखना, दीज आर मार्केट वर्ड्स। मार्केट वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। जो भी फाइनेंस की वोकेबलरी है वो आपकी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको सारे फाइनेंस के कीवर्ड्स पता होने चाहिए। जब तक आपका इंटरव्यू तक पहुंचोगे तो धीरे धीरे अगर आप पढ़ोगे, धीरे धीरे इस चीज पे फोकस करोगे, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर फाइनेंस वोकेबलरी, ठीक है। तो आपकी फाइनेंस वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सर? तो यहां पर आपके पास देख लीजिए बॉन्ड इंडेंचर होगा, पूरा एग्रीमेंट बनेगा, और उसमें क्या लिखी जाएंगी? टर्म्स एंड कंडीशन। उन टर्म्स एंड कंडीशंस का नाम पता क्या है? कॉवेनेंट्स। क्या बोलते हैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस को? कॉवेनेंट्स। ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं, इसलिए ये बता रहा हूं, ठीक है। एंड दो तरह के कॉन्वेनेंट्स आपके पास होते हैं। द फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव। एफर्मेटिव कॉन्वेनेंट्स। एफर्मेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिवली। कौन से काम आपको पॉजिटिवली परफॉर्म करने हैं? टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, सोच पा रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ रेशियोज, डिफरेंट रेशियोज को मेंटेन करना है, ये सारे काम आपको करने हैं। सब कहां लिखा हुआ है? बॉन्ड इंडेंचर में, ठीक है। नेगेटिव का क्या मतलब है? रिस्ट्रिक्शंस। वी हैव लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंपनी। आप और ज्यादा लोन नहीं ले सकते, समझ पा रहे हैं? आपको ये काम जरूर करने हैं, ठीक है। आपको ये काम नहीं करने हैं। ये सारी बातें कहां लिखी होंगी? दिस इज इन योर बॉन्ड इंडेंचर, दिस इज इन द एग्रीमेंट। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी वहां पर आपके पास कंपनी कोई भी वहां पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना चाहते हैं या कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना चाहते हैं, तो एवरीथिंग इज रिटन इन दिस डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए, समझ पा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? इसी से ही पूरी वहां पर कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। प्रैक्टिकली आपकी जो कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी, दिस इज फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट। वो हमारे लिए वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही पूरे बॉन्ड की वैल्यूएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन होगी, हर चीज उसके अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। तो ये क्लैरिटी से आपको पता होना चाहिए। साथ में यहां पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। साथ में ये पॉइंट आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए,
ठीक है। दो तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, तो कोई बताएगा मुझे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट किस किस तरह के होते हैं? जल्दी से, बहुत इंटरेक्टिव सेशंस हैं हमारे, तो जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना आपको मजा आने वाला है, और यही तो लाइव का फायदा है सर। ठीक है, तो लाइव का बेनिफिट ही यही है कि जितना आप इंटरेक्शन करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो कोई मुझे जल्दी से बताओ सर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं हमें पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कम इंटरेस्ट और एक्स, नो सर, कम इंटरेस्ट मतलब विद इंटरेस्ट और एक्स का मतलब विदाउट इंटरेस्ट, तो उसका मतलब दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट के टाइप नहीं है सर। कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट, दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ द इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट के टाइप नहीं है। कोई बताएगा? वी हैव फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, we have floating rate of interest, तो यहां पर आपके पास फिक्स रेट एंड फ्लोटिंग रेट, दो तरह के आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास फिक्स रेट है, वो तो सबको ही पता है। व्हाट इज फिक्स रेट? बॉन्ड इंडेंचर, ये बॉक्स का मतलब हमेशा बॉन्ड इंडेंचर है, याद रखना। ठीक है, इस बॉक्स का मतलब ऑलवेज इज बॉन्ड इंडेंचर। तो यहां पर पहले से लिखा होगा कूपन रेट इज 10%। व्हाट इज कूपन रेट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कूपन रेट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले से लिखा होगा बॉन्ड इंडेंचर में कि आपको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। कितना टेन्योर है? मान लो 5 साल है, तो 5 साल तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 10% रहेगा। क्या ये कभी चेंज हो सकता है? नेवर, याद रखना, नेवर, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। इट नेवर चेंज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। तो अगर 5 साल का बॉन्ड है तो 5 साल तक कूपन रेट कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा आपके पास पता क्या है? फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज फ्लोटिंग रेट? फ्लोटिंग रेट का क्या मतलब है? रेट बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। नाम से पता चल रहा है रेट बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों बना ये, वो समझना पड़ेगा सर। मान लो फिक्स रेट आपका था 10%, आपका तो फिक्स हो गया 5 साल के लिए। अब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं? फ्लक्चुएट कर रहे हैं। व्हाट आर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट? MCLR, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, PLR, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब क्या है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दीज आर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये तो हर समय क्या कर रहे हैं? फ्लक्चुएट कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, फिक्स रेट है 10%, मान लो मार्केट में रेट आ गया 12%, तो बताओ क्या होगा? मान लो मार्केट में रेट कितना आ गया? 12% आ गया। कंपनी दे रही है 10%, इन्वेस्टर को कितना मिल रहा है? 10%, जबकि मार्केट में रेट कितना है? 12%। तो इन्वेस्टर परेशान, कह रहा है पूरी दुनिया तो 12% कमा रही है, हम सिर्फ कितना कमा रहे हैं? 10%। सोच पा रहे हैं ना? फिर क्या प्रॉब्लम आई? अगर मान लो मार्केट में रेट हो गया 8%, अब कंपनी कह रही है भाई मुझे देना पड़ रहा है 10%, जबकि मार्केट में रेट है 8%, तो फिर प्रॉब्लम, तो सबको प्रॉब्लम है। देख लो ना, जो इन्वेस्टर है उसको भी प्रॉब्लम है, जो कंपनी है उसको भी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या बनाया गया? फ्लोटिंग रेट। ठीक है, फ्लोटिंग रेट का क्या मतलब है? जो मार्केट में रेट है वही दे देना। ठीक है, तो व्हाट इज फ्लोटिंग रेट? दिस इज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने बॉन्ड इंडेंचर में लिख दिया भाई कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू MCLR। किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा? MCLR। इनको क्या बोलते हैं? रेफरेंस रेट। इनको क्या बोलते हैं मार्केट में? रेफरेंस रेट। अच्छे से समझ लो सर ये सारी चीजें।
इनको मार्केट में क्या बोलते हैं, रेफरेंस रेट, जिसको रेफर करके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो हम पहले ही बॉन्ड इंडेंचर में लिख देंगे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, दिस इज यूजिंग द MCLR, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, एंड दिस इज योर रेफरेंस रेट। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लस माइनस कोटेड मार्जिन, क्या करते हैं, प्लस माइनस कोटेड मार्जिन, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, कूपन फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको मार्केट में, कूपन फॉर्मूला। तो अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं ना सर ये, तो आपको एक एक चीज आना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और यही तो फाइनेंस है, यही तो फाइनेंस है ना सर, ठीक है। आप लोन लेने जा रहे हो तो आपको कभी फिक्स पे नहीं मिलता प्रैक्टिकली, दिस इज ऑलवेज ऑन फ्लोटिंग रेट, दिस इज ऑलवेज ऑन फ्लोटिंग रेट, ठीक है। कार लोन लेने जाओगे फिक्स पे मिल जाएगा, बट होम लोन लेने जाओगे तो आप किस पे लोगे, फ्लोटिंग पे, क्योंकि वो सस्ता है, ठीक है। आप फिक्स पे नहीं लोगे वहां पर। तो ये आपको डिफरेंस दिखेगा जब आप इन टर्म्स को जानोगे, तभी तो आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल, याद रखना, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका कैसे कैलकुलेट होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस रेट प्लस माइनस कोटेड मार्जिन। तो मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, लिबॉर, यूरिबॉर, माइबॉर, तो बहुत सारे रेट्स होते हैं जिसको हम रेफर करके अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आपके लोन के एग्रीमेंट में, आपके बॉन्ड इंडेंचर में पहले से लिखा होगा आपका कूपन रेट कैसे कैलकुलेट होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस रेट प्लस माइनस कोटेड मार्जिन, रेफरेंस रेट प्लस माइनस कोटेड मार्जिन, समझ आया ना। एंड दिस इज योर फ्लोटिंग रेट सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ठीक है। तो जो भी मार्केट में रेट होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लगेगा, प्लस माइनस कोटेड मार्जिन। तो बैंक भी तो अपने मार्जिन लेगा ना, कुछ भी 0.2%, 0.3%, तो वो भी अपने मार्जिन ऐड करेगा। तो दिस इज योर फाइनल कॉस्ट, यही आपकी कॉस्ट पड़ने वाली है, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार। तो दिस इज योर फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट, ये आपके पास क्या है, फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट है। तो आप देखते होंगे RBI की पॉलिसी आ रही है, RBI की पॉलिसीज आ रही हैं, तो उसमें वो अपने रेफरेंस रेट, रेपो रेट को कम ज्यादा कर रहा है। अगर रेपो रेट कम ज्यादा होगा तो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, एंड जो चेंज होगा वही आपको देना पड़ेगा या कंपनी को मिलेगा। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस रेट प्लस माइनस कोटेड मार्जिन, ठीक है। समझ आया ना पूरा कॉन्सेप्ट, चेक कर लीजिए एक बार पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो सर, ठीक है। तो ये दो चीज पहले मुझे आपको बतानी थी कि यहां पर आपके पास सबसे पहले आपके पास वी हैव डिफरेंट फीचर्स, और फीचर्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बॉन्ड इंडेंचर, व्हाट इज कॉम्बिनेट, साथ में आपको पता होना चाहिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, द फर्स्ट वन इज फिक्स रेट एंड द सेकंड वन इज योर फ्लोटिंग रेट, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन हम बॉन्ड के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज योर फेस वैल्यू, एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे और उसके बारे में जो भी एडजस्टमेंट्स हैं समझते जाएंगे, ठीक है। क्लैरिटी है सर, थॉट्स में क्लैरिटी है, जो भी अगर आप पूछना चाहे तो पूछिए सर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। एनीथिंग यू वांट टू आस्क सर, बोलो सर। कोई भी अगर डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताइए सर। तो फेस वैल्यू आपके पास क्या होता है, दिस इज द डिनोमिनेशन ऑफ ए बॉन्ड, इट इज द डिनोमिनेशन ऑफ ए बॉन्ड। फेस वैल्यू इज द डिनोमिनेशन ऑफ ए बॉन्ड। or the debenture, it is the denomination of a bond or debenture and it is authorized by the regulatory authority, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, दिस इज द डिनोमिनेशन ऑफ ए बॉन्ड डिबेंचर, ठीक है। तो प्रैक्टिकली सबको ही पता है कि वहां पर आपके पास 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs कुछ भी हो सकता है, और वो कौन ऑथराइज कर रहा है, दिस इज ऑथराइज बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। और इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, सेबी। यूएस में कौन है, SEC, पता होना चाहिए आपको।
ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन होती है, ठीक है। तो फेस वैल्यू इज द डिनोमिनेशन ऑफ ए बॉन्ड एंड इट इज ऑथराइज्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। नोट बना के लिखना, if missing in the question, if missing in the question, तो अगर वो क्वेश्चन में मिसिंग है, if missing in the question always assume it। अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं है तो आप क्या करोगे, एज्यूम करोगे 100, 10,000, 1000, लाख, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बट आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन करके वी हैव टू डिसाइड कि 100 में मानना है, 1000 में मानना है, 10,000 में मानना है, लाख में मानना है, अकॉर्डिंगली ही मानेंगे। अगर आप कुछ भी अलग मान लोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, अगर फेस वैल्यू मिसिंग है तो वी नीड टू कैलकुलेट सम कैलकुलेशंस और उसके अकॉर्डिंग ही हम वहां पर फेस वैल्यू को अज्यूम करेंगे। तो इफ मिसिंग इन द क्वेश्चन ऑलवेज अज्यूम इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूं, नीड टू डू सम कैलकुलेशंस। whether to take 10, 100,000, 10,000 एक्सेट्रा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। प्रैक्टिकली बता रहा हूं क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं सर। सेकंड, पहला पॉइंट आपका कवर हो गया एंड दिस इज योर फेस वैल्यू, दिस इज योर फेस वैल्यू। इस पे फर्स्ट पॉइंट डाल लो सर, स्पेशल फीचर्स ऑफ द बॉन्ड, फेस वैल्यू। फिर दूसरा आपके पास है कूपन रेट, कूपन रेट और द इंटरेस्ट रेट्स। तो इसको कूपन रेट क्यों बोला जाता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि यूएस में पहले क्या चलते थे, जब भी कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती थी तो वहां पर क्या मिलते थे, फूड कूपन्स मिलते थे। क्या मिलते थे, फूड कूपन्स, ठीक है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंस कहां से आया, दिस इज फ्रॉम यूएसए, ठीक है। तो जो भी आप फाइनेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूएसए से आए हैं। तो जो कूपन रेट बोला जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ कि वहां पर पहले इंटरेस्ट कूपन्स ना मिलके आपको क्या मिलते थे, वहां पर फूड कूपन्स मिलते थे, और उसी के नाम से उन्होंने क्या रख दिया, कूपन रेट रख दिया, ठीक है। तो पहले इतनी गरीबी थी कि वहां पर देख लीजिए, वहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलता था, वहां पर क्या मिलता था, फूड कूपन्स मिलते थे, ठीक है। तो उसी को बेस बना के उन्होंने उसका नाम रख दिया कूपन रेट। तो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, याद रखना। कूपन रेट मान लो 10% है, तो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी, ठीक है। और याद रखना, दिस इज एज पर बॉन्ड इंडेंचर। एक बार लिख दिया 10%, फिर वो कभी चेंज नहीं हो सकता, इट नेवर चेंज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। तो लिख लो, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी it is the rate of interest paid by the company as per the bond indenture, as per the bond indenture, and it will never be changed during the tenure of the bond. During the tenure of the bond, ठीक है। इट विल नेवर बी चेंज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। थर्ड आपके पास है कूपन अमाउंट। तो पहला था आपके पास, दिस इज योर फेस वैल्यू। फिर सेकंड था आपके पास कूपन रेट, इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी एंड इट विल नेवर चेंज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द
बॉन्ड कूपन अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। याद रखना, हमेशा कूपन अमाउंट किस पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पे ही क्या होगा? कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अगर आपका फेस वैल्यू है 1000, कूपन रेट इज 10%, तो व्हाट इज योर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 1000 इंटू 10% इज 100। चेक कर लीजिए। थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट, मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड, दिस इज द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। कितने साल का बॉन्ड है सर? बताएंगे वो आपको। 5 इयर्स का है, 10 इयर्स का है, 15 इयर्स का है, 20 इयर्स का है, जो भी दे विल टेल यू, वो आपको वहां पर बताएंगे। चेक कर लीजिए, वो आपको यहां पर बताएंगे। देख लीजिए कि आपका वहां पर टेन्योर ऑफ द बॉन्ड कितना है। आपका टेन्योर ऑफ द बॉन्ड कितना है? 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, देख लीजिए। तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग ये जो 100 रुपए का इंटरेस्ट आए ना, वो उतने साल तक आपको मिलता रहेगा। लास्ट में क्या मिलेगी? रिडम्पशन वैल्यू। क्या मिलेगी? रिडम्पशन वैल्यू। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। नोट बना के लिखो। अगर क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड इज मिसिंग, अगर वो मिसिंग है क्वेश्चन में, तो फिर हमें क्या मानना पड़ेगा? ऑलवेज एज्यूम टू बी इंफिनिटी। ऑलवेज एज्यूम टू बी इंफिनिटी और परपेचुटी। ऑलवेज एज्यूम टू बी इंफिनिटी और परपेचुटी। तो उसका मतलब पता क्या होगा? ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है, ये कब तक आता रहेगा? इनफिनिट। ये कब तक आता रहेगा? इनफिनिट। ठीक है, चेक कर लीजिए। तो इफ इट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, ऑलवेज एज्यूम टू बी इंफिनिटी और द परपेचुटी, तो ये जो इंटरेस्ट है ये कब तक आता रहेगा सर? इनफिनाइट तक आता रहेगा। चेक कर लीजिए सर। फिफ्थ पॉइंट, 4 पॉइंट आपके हो चुके हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज योर रिडम्पशन वैल्यू। तो हम सीखेंगे ऐसे केस में हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल बॉन्ड। इनका नाम पता क्या हो जाएगा? इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का क्या मतलब है? वो कभी रिडीम नहीं होंगे। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल बॉन्ड, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इररिडीमेबल बॉन्ड, वो सारी चीजें हम 1 बाय 1 अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम यहां पर 1 बाय 1 एक एक पॉइंट हम यहां पर सीखने वाले हैं। मैच्योरिटी एंड रिडम्पशन पीरियड सेम, यस ऑलवेज। ठीक है, तो रिडम्पशन पीरियड और द मैच्योरिटी पीरियड एक ही बात है सर। ठीक है, टेन्योर ऑफ द बॉन्ड एक ही बात है। ठीक है, सब कुछ सेम है, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मैच्योरिटी पीरियड, हम बोल सकते हैं रिडम्पशन पीरियड, हम बोल सकते हैं वहां पर आपके पास देख लीजिए टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। तो दिस इज द सेम थिंग, ये सब आपके पास एक जैसी चीज है। ठीक है, चले आगे सर। फिर नेक्स्ट आपके पास है वहां पर रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू सर, चेक कर लीजिए सर। रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू सर, कोई भी अगर डाउट है यहां तक तो पूछ लो सर, किसी को भी।
अगर किसी को भी छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो सर, ठीक है। चलें यहाँ पर आपके पास कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताइए सर, ठीक है। आगे देखिए, दिस इज मैच्योरिटी वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू और द मैच्योरिटी वैल्यू, बात एक ही है सर, ठीक है। तो सबको ही पता है कि वहां पर आपको फाइनली क्या मिलेगा, समझ पा रहे हैं, फाइनल आपको क्या मिलेगा, रिडम्पशन के टाइम पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो रिडम्पशन विल बी एट प्रीमियम और एट पार, किसी पे भी हो सकता है सर, ठीक है। तो दिस इज मैच्योरिटी वैल्यू और द रिडम्पशन वैल्यू, इट कैन बी एट प्रीमियम और एट पार, ठीक है। तो अगर आपका फेस वैल्यू था मान लो 1000, तो वो कह सकते हैं कि आपको रिडम्पशन वैल्यू कितनी मिलेगी 1050, तो इट विल बी एट प्रीमियम और इट विल बी एट डिस्काउंट, ठीक है। तो वहां पर क्या डिस्काउंट पे होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता, बट हो सकता है, बट प्रैक्टिकली नहीं होता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं डिस्काउंट पे, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं डिस्काउंट। एट पार रिडम्पशन वैल्यू इज 1000, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रिडम्पशन वैल्यू नहीं है तो क्या करोगे सर, व्हाट यू कैन डू इफ मिसिंग इन द क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन में मिसिंग है तो क्या करोगे, सिंपल एजम्पशन क्या होगी, रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू इट्स पार वैल्यू, ठीक है। इफ मिसिंग इन द क्वेश्चन, if missing in the question, always assume to be equal to its par value, चेक कर लीजिए सर। क्लियर है सर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, बेनिफिट ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। तो ये मैं पॉइंट डिस्कस ही कर चुका हूं ऑलरेडी, बट फिर भी यहाँ फीचर्स में लिखवा दिया मैंने। तो ये आपके पीएनडल में जा रहा है सर, ये आपके कहाँ जा रहा है, पीएनडल में, ये आपके पीएनडल में जा रहा है सर। इंटरेस्ट आपके कहाँ जा रहा है, पीएनडल में। तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये मेरे लिए टैक्स सेविंग जनरेट कर रहा है, इंटरेस्ट मेरे लिए क्या जनरेट कर रहा है, टैक्स सेविंग जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट allowed as expense, allowed as expense, hence interest paid to debentures, bonds, long term loans save the tax liability, इनकी वजह से वहां पर टैक्स लाइबिलिटी सेव हो रही है, एंड दैट्स वाई केडी क्या होता है, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, दैट्स वाई केडी इज इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो जब आप लिवरेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाई वी आर कंसिडरिंग द बॉन्ड्स डिबेंचर्स इन अवर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्यों हम डिबेंचर्स को लेके आते हैं, वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या होता है कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स को लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, रिटर्न्स फॉर द शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स की रिटर्न क्या होगी, बढ़ेगी, और उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं मार्केट में, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समझ पा रहे हैं, ट्रेडिंग ऑन
इक्विटी। ठीक है, तो छोटा सा पॉइंट है, एक बार समझ लो, ये हमें काम आएगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, तीनों चैप्टर में हमें काम आने वाला है। और कुछ कुछ पार्ट हमें कहीं पे रेशियो एनालिसिस में भी कहीं ना कहीं आपको दिखता ही रहेगा। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में एक तरफ मैं 100% इक्विटी ले लूं और एक तरफ मैं डेब्ट प्लस इक्विटी ले लूं, तो रिटर्न फॉर द शेयर होल्डर्स कहां ज्यादा आएगा? यहां पर आएगा। तो इसको बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म, और इसको क्या बोलते हैं? लीवर्ड फर्म। तो एक तरफ अनलीवर्ड फर्म है और एक तरफ लीवर्ड फर्म है, तो उस केस में वहां पर देख लीजिए, मैं हमेशा वहां पर लिवरेज लूंगा, मैं वहां पर क्या लूंगा? डेप्ट लूंगा, और उससे क्या होगा? रिटर्न ऑन इक्विटी विल इंक्रीज। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, मैं अभी इसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा आपको। तो पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जब भी आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट को लेके आओगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, और उसकी कॉस्ट बहुत कम है, दैट्स वाई हमें बेनिफिट मिलेगा। हम सस्ता 6-10-6-7% पे पैसा लेके आ जाएंगे और उससे रिटर्न कमाएंगे 20%, 25%। तो रिटर्न फॉर द शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज, रिटर्न फॉर द शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसको क्या बोलते हैं मार्केट में? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, चलें आगे सर। तो इसको एग्जांपल से एक बार पूरा समझ लेते हैं सर, इसके एग्जांपल से हम समझ लेते हैं सर। एक तरफ आपके पास है 100% इक्विटी फर्म, और एक तरफ है डेब्ट प्लस इक्विटी फर्म, 50-50 मान लो। एक तरफ है आपके पास 100% इक्विटी फर्म और एक तरफ है डेब्ट प्लस इक्विटी फर्म। ठीक है, दिस इज अनलीवर्ड फर्म and this is levered. We have unlevered firm and we have levered firm. ठीक है, तो मान लो आपने 100% इक्विटी है, तो इक्विटी मान लो ली 1000 की इक्विटी ली, डेप्ट कितना हो गया? 0, टोटल कितना हो गया? 1000। 100% इक्विटी है, यहाँ 50 है, 50-50 है, तो 500 इज इक्विटी एंड डेप्ट इज 500, टोटल कितना हो गया? 1000। डेप्ट का रेट है 10%, डेप्ट कितने का है? 10% का है। चेक करो सर। अब देखिए सर, यहां पर याद रखना, आप पैसा कहीं से भी लो, किसी भी सोर्स से लो, योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स विल रिमेन सेम। याद रखना, दिस इज योर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। तो आपका रोटा क्या रहेगा? सेम रहेगा। रिटर्न ऑन टोटल एसेट सेम रहेगा। आपका एबिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मान लो एबिट इज 200, तो इधर भी एबिट कितना होगा? 200। तो जो भी चेंजेस होंगे दिस इज ओनली डाउन द लाइन। आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। आप किसी से भी पैसा लो, 100% इक्विटी लो या डेब्ट प्लस इक्विटी लो, जाएगा तो सेम एसेट्स में ही ना, सेम प्रोजेक्ट में जाएगा। तो रिटर्न तो क्या आएगी? जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आएंगे वो हमेशा क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो इबिट तो हमेशा क्या रहेगा? सेम। जो भी चेंज होगा दिस इज ओनली डाउन द लाइन, जो भी चेंजेस होंगे दिस इज ओनली डाउन द लाइन। ठीक है सर, क्लैरिटी है सर जो मैं कहना चाहता हूं? ऑल चेंजेस आर, जो भी आपको दिखेगा वो नीचे डाउन द लाइन आपको दिखेगा सर। ठीक है, तो इबिट विल रिमेन सेम, इबिट आपका सेम रहेगा। तो अब माइनस इंटरेस्ट निल, और यहां पर इंटरेस्ट माइनस होगा एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना हो गया? 50 हो गया सर। तो अर्निंग बिफोर टैक्स इज 200 एंड दिस इज 150। मान लो टैक्स रेट ले लेते हैं 30%, टैक्स रेट इज 30%, दिस इज 60। तो पैट आपके पास कितना आ गया? 140। तो दिस इज योर अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो कितना हो गया? 150 इंटू 30% इज 45। तो आपके पास कितना आ गया? 105। तो दोनों केस में मेरे पास पैट आ गया सर, दोनों केस में मेरे पास क्या निकल के आ गया? पैट।
तो अगर प्रेफरेंस नहीं है तो यही मेरी अर्निंग फॉर इक्विटी है, अगर प्रेफरेंस नहीं है तो यही मेरे पास अर्निंग फॉर इक्विटी है सर। ठीक है, यही होता है इनकम स्टेटमेंट, इबिट माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, पैट आपके पास आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए कितनी रिटर्न है, तो कितना इक्विटी ने पैसा दिया 1000 और उनके लिए प्रॉफिट कितना निकल के आया 140, तो दिस इज 140 डिवाइड बाय 1000, तो कितना हो जाएगा 14%। और इधर कितना आएगा सर, प्रॉफिट उनके लिए कितना है 105, बट कितना लगा के, दिस इज ओनली 500, 500 लगा के कितना मिला 105, तो व्हाट इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी, 21%। चेक कर लो सर एक बार बहुत अच्छे से आप चेक कर लीजिए सर, दिस इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। तो मैंने यही बताया कि अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट को लेके आओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रिटर्न फॉर इक्विटी विल इंक्रीज, रिटर्न फॉर इक्विटी विल इंक्रीज, और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। हैंस प्रूव्ड, मैंने प्रूव भी कर दिया सर। अगर किसी को कोई भी छोटा सा भी डाउट है इस पॉइंट को लेके सर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को लेके कोई भी डाउट है तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो सर। कोई भी अगर आपके डाउट्स है तो सर, कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो सर, एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन्स। चलें आगे सर, यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट, कोई भी पॉइंट अगर आप पूछना चाहते हैं तो सर। चलूं आगे सर, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए मेरे पास डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो मुझे हर एक का वैल्यूएशन और हर एक की कॉस्ट सीखनी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर मुझे हर एक का वैल्यूएशन और हर एक की कॉस्ट को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो देखिए सर, दिस इज वैल्यूएशन प्लस कॉस्ट कैलकुलेशन फॉर different types of bonds. Valuation plus cost calculation, and this is for different types of bonds. अगर क्लैरिटी से समझ में आ रहा है तो बताओ सर फटाफट। ठीक है, तो जो भी लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें हमारी वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो वही हमारा मोटिवेशन फैक्टर है और वही उसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे, आगे चीजें आपके लिए लेके आएंगे और आपके लिए बहुत सारी चीजें प्लान्ड है। तो वहां पर जब तक आप वहां पर देख लीजिए हमारी वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, उनको लाइक नहीं करेंगे, आइकन बेल को नहीं दबाएंगे, तो हमारे लिए वो मोटिवेशन फैक्टर काम नहीं करेगा। तो डेफिनेटली आपको वहां पर सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें हमारे वीडियोस को, तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि भाई बहुत अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो खाली एफएम के लिए नहीं है, आपको सीए फाइनल एएफएम के लिए भी यहीं पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। साथ में आपको एनआईएसएम सर्टिफिकेशंस करने, इक्विटी डेरिवेटिव, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव, कोई भी मॉड्यूल अगर आपको करना है तो उसके लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में अगर आपको सीएफए लेवल 1 की वहाँ पर कोचिंग करनी है या सीएफए लेवल 1 की प्लानिंग करनी है, उससे रिलेटेड कोई गाइडेंस आपको चाहिए, तो डेफिनेटली वो भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा फाइनेंस की नॉलेज आपको इसी एक सिंगल चैनल पे आपको मिलने वाली है। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड आप चीजें करना चाहते हैं वो सब यहां पर आपको मिलेगी। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी, किस तरह से स्टॉक को एनालाइज करते हैं, किस तरह से रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आपके साथ क्या होंगी, शेयर होंगी सर। ठीक है, चलें आगे सर। तो देखिए सर, सबसे पहले यहां पर आपके पास आएगा दिस इज द कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, तो उनकी वैल्यूएशन प्लस कॉस्ट, मैं दोनों चीजें आपको सिखाऊंगा यहां पर। तो हेडिंग जरूर कॉस्ट लिख रहा हूं बट उसकी वैल्यूएशन भी आपको सिखाऊंगा। तो कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ZCB बोलते हैं इसको, ZCB, दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स,
कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताइए सर। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कोई भी पॉइंट अगर आप बताना चाहते हैं तो सर चलूँ आगे सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बोलिए सर। जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है सर, चलें आगे। तो देखिए सर तो फर्स्ट आपके पास क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड। तो मार्केट में बहुत तरह के बॉन्ड्स आते हैं। कुछ लोगों को रेगुलर इंटरेस्ट चाहिए, कुछ लोगों को रेगुलर क्या चाहिए, इंटरेस्ट। मुझे तो हर साल भाई इंटरेस्ट चाहिए भाई। मुझे हर साल इंटरेस्ट चाहिए, तो इनको क्या बोलते हैं, कूपन पेइंग बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं इनको, कूपन पेइंग बॉन्ड्स। बट मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, उनको कोई बीच में इंटरेस्ट नहीं चाहिए। नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए सर उनको। उनको सिंपली आज पैसा इन्वेस्ट करें और लास्ट में क्या चाहिए, रिडम्पशन वैल्यू। समझ पा रहे हैं? तो दैट्स वाई वी कॉल इट जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन मतलब कोई कूपन नहीं है, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगी, रिडम्पशन वैल्यू। तो मुझे ऐसे बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है, मुझे ऐसे बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड? तो दिस इज अबाउट वैल्यूएशन। तो मैं रिडम्पशन वैल्यू की क्या कर दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू। और मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट क्लास में आपको समझा दिया गया है कि वैल्यूएशन का दुनिया में एक ही मतलब है, वैल्यूएशन का दुनिया में एक ही मतलब है, फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू। वी नीड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज, और यहां पर फ्यूचर कैश फ्लो आपको क्या मिलेगा, रिडम्पशन वैल्यू। तो अगर उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू करूं 1 + KD पावर n, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एज ऑन टुडे। तो ध्यान से देखना, B0 क्या होगा, B0 का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड एज ऑन टुडे। P0 का क्या मतलब है, प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे। NAV, नेट एसेट वैल्यू एज ऑन टुडे। तो जो भी आप वहां पर वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसको जीरो के साथ लिख रहे हैं, क्यों, बिकॉज वी आर शोइंग कि ये जो वैल्यू है दिस इज एज ऑन टुडे, दिस इज एज ऑन टुडे, ठीक है, आज के दिन की वैल्यू है। तो सिंपल टर्म्स में बात करें तो रिडम्पशन वैल्यू और द पार वैल्यू, कुछ भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और उसकी क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू 1 + KD पावर n। आ गई वैल्यूएशन, मेरे पास वैल्यूएशन आ गई। तो ध्यान से देखना, मेरे पास अगर डिस्काउंट रेट है तो क्या निकल के आ जाएगा, B0। और अगर मुझे B0 पता है तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, डिस्काउंट रेट। और यही तो यहां पर ब्यूटी है, आप एक ही मॉडल से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनीथिंग। तो अगर मेरे पास डिस्काउंट रेट है, KD है, तो मेरे पास B0 आ जाएगा। और अगर मेरे पास B0 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो इफ KD इज गिवन, कैलकुलेट B0। और मैंने पहले बताया था कोई फॉर्मूला नहीं है, ना फॉर्मूला आपको याद करना है, सिंपल रिडम्पशन वैल्यू की क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एज ऑन टुडे। कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ आपको याद नहीं करना, यही यहां पर ब्यूटी है सर, ठीक है। तो इफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज गिवन, KD इज गिवन, कैलकुलेट B0। एंड इफ B0 इज गिवन, कैलकुलेट KD। चेक कर लीजिए सर। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड निकालना है तो आप क्या कर रहे हैं, B0 इक्वल टू रिडेम्पशन वैल्यू 1 + KD पावर n, ये तो कर रहे हैं। तो मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे जरा, देखना सर क्या बनेगा। 1 + KD पावर n इज इक्वल टू रिडेम्पशन वैल्यू डिवाइड बाय B0, यही होगा। तो KD क्या हो जाएगा, ये पावर उधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा 1/n, और ये 1 इधर चला जाएगा -1। तो पूरी दुनिया ये फॉर्मूला रटा रही है कि रट लो भाई ये फॉर्मूला, दिस इज द कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, दिस इज द कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड की कॉस्ट है ये। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, याद रखो सर, ये चीज ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला में याद नहीं करना, हमारे माइंड में एक ही चीज चलेगी बस, रिडम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एज ऑन टुडे। कौन सा बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड।
ठीक है, दिस इज योर जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे? रिडम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई भी पॉइंट अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए सर। तो आपसे वैल्यूएशन पूछे तो वैल्यूएशन बता देंगे, और आपसे कॉस्ट पूछे तो कॉस्ट बता देंगे। बात एक ही है, एक ही मॉडल से चलना है, कोई भी दूसरा कोई मॉडल यूज नहीं करना है, कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द ब्यूटी, यही यहां पर आपके पास ब्यूटी है सर। ठीक है, चेक कर लीजिए सर। चलें आगे सर, चलें आगे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट अगर वो पूछना चाहता है तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सर। Calculate the value of zero coupon bond. Face value is 1000. ठीक है, टाइम पीरियड इज 5 years एंड केडी आपको दे दिया 10%। केडी आपको कितना दे दिया? 10% दे दिया सर। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड? हर कोई कैलकुलेट करे, हर एक के पास कैलकुलेटर है, ये वाला कैलकुलेटर आपको लेना है सर। ये बात आप देख लो अच्छे से, ये वाला कैलकुलेटर लेना है जिसमें जीटी का फंक्शन हो। मैं कोई आपको कंपनी नहीं बता रहा, मुझे किसी कंपनी को नहीं सेल कराना है, कैशियो का है वैसे ही है। मुझे वो कैलकुलेटर चाहिए जहां पर आपका जीटी का फंक्शन हो। याद रखना, आपका जीटी का फंक्शन होगा जिसमें वो वाला कैलकुलेटर आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो इसका सीटी आता है, सीटी 500 करके आता है कोई, और साथ में कैशियो का आता है। दोनों आपके पास आते हैं, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, बट कैलकुलेटर एक ही रखना और थ्रू आउट सीए जर्नी एक ही कैलकुलेटर को यूज करना सर। ठीक है, जो भी कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हैं अगर उसके अंदर ऑलरेडी जीटी का फंक्शन है फिर कोई और खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर कभी खराब हो जाता है तो सेम मॉडल ही खरीदना, कोई नया मॉडल मत खरीदना, सेम मॉडल को ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको बताऊंगा ये सब चीजें भी, किस तरह से हम इन सब कैलकुलेटर्स को यूज करते हैं, उन सब के लिए भी मेरे पास स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, तो मुझे जीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखना। फेस वैल्यू 1000 है, कुछ नहीं लिखा, तो रिडम्पशन वैल्यू इज ऑल्सो 1000। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड? रिडम्पशन वैल्यू की क्या कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू की क्या कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू। 1 प्लस कितना केडी है? 10%। डिस्काउंट रेट इज 10%। टाइम पीरियड कितना है? 5 साल है, पावर 5। तो आपके पास क्या जाएगा? वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एज ऑन टूडे। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एज ऑन टूडे। तो B0 इक्वल टू रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 1000। 1000 की प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 0.10 पावर 5। तो जो भी लोग वहां पर देख लीजिए कनेक्टेड हैं, तो ये बात आप समझ लो सर, कैलकुलेटर को यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे धीरे धीरे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर के फंक्शन यहाँ पर साथ साथ लिखता जाऊंगा जिससे कि आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो जाए साथ साथ। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे? 1.1 डिवाइड, कितनी पावर है? 5, तो कितनी बार इक्वल करेंगे? 1 2 3 4 5। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? इसका पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा, और अब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000 से। तो यू विल गेट योर आंसर। 1.1 डिवाइड 1 2 3 4 5 into 1000. What is the value of the bond as on today? 620.92. चेक कर लीजिए, 620.92. तो दिस इज द फंक्शन ऑन द कैलकुलेटर। चेक कर लीजिए। कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए सर। अब जरा उल्टा एग्जाम्पल कर लेते हैं सर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ
जीरो कूपन बॉन्ड। तो इनको डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्यों बोलते हैं? दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। रिडीम एट पार, ठीक है। तो आप देखेंगे बीच में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो दे आर इशूड एट डिस्काउंट, हाई डिस्काउंट पे वो इश्यू किए जाते हैं। और रिडीम किस पे किए जाते हैं? पार पे। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ठीक है, प्योर डिस्काउंट बॉन्ड। तो इनका मार्केट में नाम क्या है? प्योर डिस्काउंट बॉन्ड। तो पहली बात बताओ, जो भी लोग यहां पर कनेक्टेड हैं, क्या आपके आंसर आ रहे हैं? क्या आपके आंसर्स यहां पर आपको मिल पा रहे हैं? तो एक बार जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपके आंसर आपको यहां पर मिल पा रहे हैं? ठीक है, तो अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो मुझे एक बार कंफर्म कर दो। अगर कोई कैलकुलेशन के अंदर डाउट है तो मुझे बताओ सर, ठीक है। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो हमने उसकी वैल्यूएशन कर ली। अब जरा क्वेश्चन अपोजिट पूछ लेते हैं। तो फेस वैल्यू इज 1000, ठीक है। टाइम पीरियड इज 5 years। करंट मार्केट प्राइस दे दिया आपको 620। नहीं, कुछ और ले लेते हैं जिससे आप उसको कैलकुलेट करें सही से। करंट मार्केट प्राइस इज 550। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 550 है सर, ठीक है। तो जीरो कूपन बॉन्ड की कॉस्ट निकालनी है। फेस वैल्यू इज 1000 एंड इज 5 years और करंट मार्केट प्राइस आपके पास कितना है? 550 है सर। चेक कर लो सर। तो फेस वैल्यू अगर 1000 है तो रिडम्पशन वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1000, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना हो? केडी कैलकुलेट करना है मुझे। कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो देखना ध्यान से, रिडम्पशन वैल्यू की क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस के डी पावर 5, और वो किसके बराबर है? 550 रुपीज के बराबर है। चेक कर लो सर, प्लीज चेक दिस। चेक करिए सर। रिडम्पशन वैल्यू और उसकी क्या कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे सर। एंड दिस इज योर 550 सर। चेक करिए। तो सॉल्व करेंगे इसको। 550 इक्वल टू रिडम्पशन वैल्यू इज 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस के डी पावर 5। तो सॉल्व करेंगे। 1 प्लस के डी पावर 5 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 550। तो के डी आपके पास कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइड बाय 550 पावर 1 बाय 5 माइनस 1। बन गई इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीखना है सर। इसको बोलते हैं ए की पावर बी। ए की पावर बी, तो 1000 डिवाइड बाय 550 इज ए, एंड बी आपके पास कितना है? 1/5 है। तो ए की पावर बी की फॉर्म में अगर इक्वेशन बन रही है और कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम यहां पर कुछ शॉर्ट कीज यूज करेंगे। शॉर्ट कीज, शॉर्ट कीज सर। चेक कर लीजिए सर। तो यहां पर 5 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। लिख लेना इनको बहुत अच्छे से। तो ये कोर्स में कम से कम 6-7 बार आपको दिखेगा इस तरह की कैलकुलेशन, जब इक्वेशन किस फॉर्म में बन रही होगी? ए रेज टू दी पावर बी की फॉर्म में बन रही होगी। तो स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है? रूट ऑफ ए 12 टाइम्स, देन -1 मल्टीप्लाई विद बी प्लस 1, और मल्टीप्लाई इक्वल कितनी बार करना है? 12 टाइम्स। तो आपने फाउंडेशन में भी सीखा होगा और मैं सिर्फ आपको ब्रशअप करा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको यहां पर रिवाइज करा रहा हूं, देख लीजिए। तो आपने ये सीखा हुआ है फाउंडेशन में? नहीं, मुझे एक बार यस करके कंफर्म करें, क्या आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है? ये शॉर्ट की आपने सीखी हुई है ऑन योर कैलकुलेटर इन योर फाउंडेशन, ठीक है।
फाउंडेशन, इंटर, कहीं पर भी आपने क्या ये शॉर्ट की सीखी हुई है, या दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर यू जब आप ये शॉर्ट की आप यूज कर रहे हैं? बताएगा कोई मुझे जल्दी से। तो a रेज टू दी पावर b आपके पास आ गया। तो यहां पर आपके पास रूट ऑफ a 12 टाइम्स, तो ये a है, इसका रूट करना है 12 टाइम्स, -1 करना है, फिर मल्टीप्लाई विद b क्या है 1/5, इसको पॉइंट में लिख लो 0.20। तो b इज 0.2 एंड +1 करेंगे और मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम। तो बस फिर तो आपने सीखा हुआ है सर, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। फटाफट सॉल्व करके मुझे बता दो सर, फटाफट सॉल्व करके मुझे बता दो और देख लीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके केडी का आंसर बता दो। तो कर देंगे रूट ऑफ a 12 टाइम्स, तो 1000 डिवाइड बाई 550, इसका रूट करेंगे 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 मल्टीप्लाई विद b +1 मल्टीप्लाई इक्वल, एक स्टेप है उसको 12 बार करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, -1। तो व्हाट इज योर आंसर? केडी पता कितना आएगा? 12.70% पर है। चेक कर लीजिए सर, 12.70% पर है ना। ठीक है, दोबारा से करो सर, दोबारा से करो, मेक इट फास्ट। चेक कर लीजिए सर। ठीक है, आ गया आंसर सबका? आ गया करेक्ट आंसर? यस, ठीक है सर, परफेक्ट परफेक्ट। तो a रेज टू दी पावर b आपके पास सॉल्व करना आ गया, देख लो सर आपको। अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो किसी को? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अब जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जीरो कूपन बॉन्ड पे उसकी वैल्यूएशन पूछेंगे तो वैल्यूएशन बता देंगे, कॉस्ट पूछेंगे तो कॉस्ट बता देंगे, कोई फार्मूला याद ही नहीं करना, पूरी दुनिया फार्मूला रटा रही है और हमने कोई फार्मूला याद ही नहीं किया सर। ठीक है, रिडम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, खत्म हो गया सर। नाउ द सेकंड वन, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ सर। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ द बॉन्ड्स, इररिडीमेबल का क्या मतलब है? परपेचुअल, मतलब ये जो इंटरेस्ट है कब तक आता रहेगा? इन्फिनिटी। तो मुझे क्या निकालना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मुझे क्या निकालना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इररिडीमेबल बॉन्ड। तो वैल्यूएशन का दुनिया में एक ही मतलब है, फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू। और यहाँ फ्यूचर कैश फ्लोज कब आ रहे हैं? देख लीजिए, यहाँ फ्यूचर कैश फ्लोज कब तक आ रहे हैं? इनफाइनाइट। तो 1 + KD पावर 1, 1 + KD पावर 2 एंड 1 + KD पावर 3, यही तो हो रहा है। और सिलसिला कब तक चलता जा रहा है? इनफाइनाइट। तो ध्यान से देखना, कॉमन रेशियो दोनों की सेम है। कॉमन रेशियो का क्या मतलब है? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। देख लें, ऊपर न्यूमरेटर में इंटरेस्ट और नीचे पावर ही तो चेंज हो रही है। तो कॉमन रेशियो क्या होगा? 1/1 + KD। कॉमन रेशियो इज 1/1 + KD। और अगर कॉमन रेशियो सेम होती है तो आपने पढ़ा होगा, दिस इज सम ऑफ इनफिनिट सीरीज ऑफ GP। दिस इज सम ऑफ इनफिनिट सीरीज ऑफ GP एंड सम क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये आपके पास क्या होता है? दिस इज योर, देख लीजिए, दिस इज योर सम ऑफ इनफिनिट सीरीज ऑफ GP। तो फर्स्ट टर्म क्या है? ये रही सर, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। चेक कर लो सर, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपके पास ये रही सर, एंड कॉमन रेशियो कौन सी है? ये रही सर। तो कर देंगे सर, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म इज इंटरेस्ट,
1/1 प्लस के डी, यही तो है सर, सॉल्व कर देंगे। वन प्लस के डी माइनस 1/। अब आप देखना इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आउटपुट क्या आया, इंटरेस्ट डिवाइड बाई के डी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एज ऑन टुडे, विद डेरिवेशन आपको बता दिया है, ठीक है, विद डेरिवेशन आपको बता दिया है सर, ये बात ध्यान रखना, डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो आउटपुट है। तो अगर कभी भी जिंदगी में कोई भी चीज इनफाइनाइट आ रही है तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू, इंटरेस्ट डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, और डिस्काउंट रेट यहां पर क्या है, के डी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बार बार आता रहेगा, जो आपको दिखता रहेगा, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू ऑफ द इररिडीमेबल बॉन्ड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इररिडीमेबल बॉन्ड, इंटरेस्ट डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, पूरा डेरिवेशन आपको करा दिया है, देख लीजिए, इंटरेस्ट डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। तो अब ध्यान रखना, अगर के डी गिवन है तो यू विल गेट द B0, और अगर B0 गिवन है तो यू विल गेट द के डी, ठीक है, यू विल गेट द के डी। तो यहां पर इफ सेम वही पॉइंट है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, लोग फॉर्मूले रटा रही है, फॉर्मूले रटा रही है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर आप फॉर्मूले रट के जा रहे हैं तो आपका पेपर अच्छा होने वाला नहीं है, समझ पा रहे हैं, यू विल गेट लॉट ऑफ कंफ्यूजन एट एग्जाम टाइम, और उस केस में आपको वहां पर प्रॉब्लम ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बात आप अच्छे से समझ लो। तो इफ B0 इज गिवन कैलकुलेट के डी, एंड इफ के डी इज गिवन कैलकुलेट B0, इंटरचेंजेबली किसी को भी कैलकुलेट कर लेना, कोई आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है। चलें सर, एग्जाम्पल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फेस वैल्यू इज 1000, कूपन रेट इज 10%, और ये कब तक आता रहेगा, इन्फिनिट, बोल ही दिया उन्होंने, इररिडीमेबल है, कभी रिडीम नहीं होगा। तो ये 10% आपको कब तक आता रहेगा, इन्फिनिट। केडी आपको दे दिया क्वेश्चन में, केडी इज 8%, केडी कितना दे दिया, 8% आपको दे दिया, ठीक है। तो क्या निकाल देंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इररिडीमेबल बॉन्ड, इंटरेस्ट डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। तो इंटरेस्ट आपके पास कितना आएगा, 100, और डिस्काउंट रेट इज 8%। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एज ऑन टुडे, कर देंगे 100 डिवाइड बाय 0.08, 1250, चेक कर लीजिए सर, प्लीज चेक करिए, अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई भी पॉइंट अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए सर। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये B0 का क्या क्या मतलब है, मैंने कहा कि भाई आपको अगर ये केडी पता है तो आप B0 निकाल दो, B0 पता है तो केडी निकाल दो। तो ये B0 का मतलब समझ लेते हैं एक बार, जरा नोट बना लो सर, और वो एप्लीकेबल है फॉर ऑल, हर कॉन्सेप्ट के लिए एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कॉन्सेप्ट्स। तो भले ही यहां पर पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में ही, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कॉन्सेप्ट। 3 वर्ड होते हैं, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, एंड फाइनली वी हैव नेट प्रोसीड्स। 3 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे सर। फेस वैल्यू मैंने अभी बताया, फेस वैल्यू का क्या मतलब है, दिस इज द डिनोमिनेशन ऑफ ए बॉन्ड। डिनोमिनेशन ऑफ ए बॉन्ड 10, 100,000, दिस इज द डिनोमिनेशन ऑफ ए बॉन्ड, ठीक है। दूसरी तरफ
डिनोमिनेशन ऑफ ए बॉन्ड 100,000 सर। क्लियर है? इशू प्राइस, किस प्राइस पे बॉन्ड इशू हुआ है, तो दिस इज योर इशू प्राइस। तो बॉन्ड विल बी इशूड एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तो देख लीजिए प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, यू विल गेट इशू प्राइस। तीसरा वर्ड आता है आपके पास नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब एक्चुअली में कंपनी को कितना पैसा मिला। दिस इज ऑलवेज फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज ऑलवेज फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो कितना पैसा कंपनी को मिला, इशू प्राइस था मान लो 1050, इशू प्राइस आपके पास 1050, साथ में आपको क्या लग गई वहां पर, फ्लोटिंग कॉस्ट लग गई सर। तो आपको क्या निकल के आएगा, नेट प्रोसीड्स, यू विल गेट द नेट प्रोसीड्स। समझ पा रहे, यू विल गेट द नेट प्रोसीड्स। तो तीन वर्ड है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड नेट प्रोसीड्स। ठीक है, तो अगर नया बॉन्ड इशू हो रहा है मार्केट में तो किस पे इशू होगा, इशू प्राइस पे। दिस इज फॉर न्यू बॉन्ड। अगर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है, और कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे पता चलेगा, अगर फ्लोटिंग कॉस्ट की एडजस्टमेंट दी है तो कंपनी के लिए कितना पैसा आएगा, नेट प्रोसीड्स। समझ आया ना? तो याद रखना फर्स्ट पॉइंट, अगर एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, तो व्हाट इज B0? B0 क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस। दिस इज वी आर गिविंग द फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर न्यू बॉन्ड है, नया बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द इश्यू प्राइस। फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द इश्यू प्राइस। और अगर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि कॉस्ट कौन निकाल रहा है, कंपनी, और अगर उसमें फ्लोटिंग कॉस्ट की एडजस्टमेंट दे दी तो वहां पर पता क्या यूज होगा, नेट प्रोसीड्स। वहां पर क्या यूज होगा, नेट प्रोसीड्स। ठीक है, तो इशू प्राइस सबको पता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, एंड नेट प्रोसीड इज इशू प्राइस माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। अब ये याद रखना सर, याद रखना सर, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, कोई भी हो, कॉन्सेप्ट इज सेम, कॉन्सेप्ट इज सेम। ठीक है, तो प्राइस का मतलब क्या है, वैल्यू का मतलब क्या है, B0 का मतलब क्या है, P0 का मतलब क्या है। अगर नया है तो इशू प्राइस, अगर पुराना है तो करंट मार्केट प्राइस, और अगर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है तो वी आर यूजिंग द नेट प्रोसीड्स। हम क्या यूज करने वाले हैं, नेट प्रोसीड्स यूज करने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग इस पॉइंट पे काफी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए, क्योंकि कंपनी जब अपनी कॉस्ट निकालेगी तो किस पे निकालेगी, नेट प्रोसीड पे तो निकालेगी, कितना पैसा हाथ में मिला। तो याद रखना, कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रोसीड्स एंड रिटर्न इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड। कहीं नोट बना के लिख लो, ये पूरे सब्जेक्ट में आपको काम आएगा। कहीं पर भी आपको कॉस्ट निकालनी है तो दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रोसीड्स, और अगर आपको रिटर्न निकालनी है तो दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट तो दिस इज ऑन नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड मतलब कितना पैसा सब कटकुटा के मिला। और अगर रिटर्न निकालनी है तो हमेशा किस पे निकालोगे, एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड पे, कितना पैसा आपने अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट किया। तो कॉस्ट निकालना है, कितना पैसा पॉकेट में आया उस पे कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, और अगर रिटर्न निकाल रहे हैं तो कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया एक्चुअली में, उस पे हम रिटर्न निकालेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो आपको पूरे FM AFM सब जगह आपको काम आने वाला है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होने वाला है। तो याद रखना, तो अब मैंने वहां पर वैल्यूएशन की थी, तो B0 का मतलब अब आपके लिए 3 हो गए, करंट मार्केट प्राइस, इशू प्राइस एंड नेट प्रोसीड्स। क्रक्स यही है सर। तो मेरे लिए 3 मतलब हो गए सर B0 के, करंट मार्केट प्राइस दिस इज फॉर
एग्जिस्टिंग, इश्यू प्राइस न्यू, और नेट प्रोसीड कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। बस ये छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके पास है। इश्यू प्राइस कैसे निकाल रहे हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, और करंट मार्केट प्राइस तो करंट मार्केट प्राइस ही है, ठीक है। चेक करिए पूरा कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई भी इसके अंदर डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी पॉइंट अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए सर, ठीक है। तो यहाँ पर आज यहीं तक क्लोज करते हैं, यहीं तक यहाँ पर चीज़ें देखते हैं, देख लीजिए। तो कल की क्लास में आप जरूर रिवाइज करके आना सर, ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितना भी आज आपको सब चीज़ें पढ़ाई हैं, देख लीजिए, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज ज़रूर करके आना, और डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, आप बहुत अच्छे से वहाँ पर इस सब्जेक्ट को सीख पाएंगे, और एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना अगर, तो फिर कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगी सर, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल आप वहाँ पर कोई मिस्टेक करने वाले नहीं है, जो भी होगा अदर मिस्टेक्स हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी। तो एक बार एनालाइज कर लो, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी मगअप नहीं करना है, सिंपली एनालाइज करना है और आंसर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इसको आगे फर्दर मूव कराएंगे और इस चैप्टर को लेके चलेंगे। थोड़ा अभी मैं आराम से चल रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, और फिर धीरे धीरे हम पिकअप कर लेंगे चीज़ों को, और आराम से आपका 70-75 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, विद 100% कवरेज, 100% क्वेश्चन। और इसका भी आपको कल आपको शीट मिल जाएगी, इसका पूरा आपको देख लीजिए, नोट्स मिल जाएंगे कल आपको, तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो CA गौरव जैन, वहाँ पर AFM, FM, AFM, NISM, NCFA करके हमारा पूरा चैनल है, तो उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और यही यहाँ पर आपके पास देख लीजिए, पूरा हमने आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी भी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, तो बैलेंस चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।